हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और आपने सुबह वाली जो वीडियो क्लास थी, लाइव क्लास थी, वो देख भी ली होगी और उम्मीद करता हूँ वो 3 पॉइंट आपको समझ में भी आए होंगे। सिंपल से पॉइंट थे, छोटे छोटे से पॉइंट थे और मेरे को पता ही नहीं था कि सिर्फ आधे घंटे की क्लास हुई है। मेरे को ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए जल्दी से उसे क्लोज भी कर दिया। आपकी संख्या भी थोड़ी कम थी इसलिए, खैर वो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मैंने एकदम से बोला था कि लाइव क्लास में आ रहा हूँ। चलिए बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करते हैं। पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि पिंड के वेग के साथ विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बात समझिए कि Q/m जो है वही विशिष्ट आवेश है। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप गौर कीजिएगा, तो हमने बोला वेग को बढ़ाया, ठीक है, वेग को बढ़ा रहे हैं तो Q पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन वेग को बढ़ाने से द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वेग को बढ़ाया तो ये तो छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट है। द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया मतलब हर बढ़ गया, हर बढ़ गया तो पूरी राशि घट गई। तो हमने बोला वेग को बढ़ाया तो द्रव्यमान बढ़ा, और अगर द्रव्यमान बढ़ा तो Q/m क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। ध्यान में रख लीजिएगा, एक अच्छा सवाल है ये कि किसी पिंड का वेग बढ़ाने पर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है एवं उसके विशिष्ट आवेश में कमी आती है। आवेश में नहीं, विशिष्ट आवेश में कमी आती है या घट जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट, डन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आवेशों का संरक्षण का नियम। आवेशों का संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना। ये बहुत सिंपल सा है, 11th में आपने पढ़ा भी होगा। 11th के पहले ही चैप्टर में है ये, मैंने खैर पढ़ाया है बच्चों को, अभी 2 वीडियो के अंदर बता दिया था। देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। किसी भी चीज का संरक्षण, मतलब किसी भी भौतिक राशि के जब संरक्षण की बात आती है तो ये बात ध्यान में रखो कि वह भौतिक राशि कुल मिलाकर के हम नियत मान करके चल रहे हैं, है ना, कि किसी ब्रह्मांड का कुल आवेश क्या है, नियत है। ये कौन बताता है, आवेशों का संरक्षण बताता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि किसी विलगित निकाय, अब तो विलगित बताने की जरूरत नहीं है, अपन डिस्कस कर चुके हैं विलगित निकाय को, ठीक है। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, ठीक है, क्योंकि ना तो कोई बाहर से आवेश दे सकता है, ना ही विलगित निकाय से हम बाहर कोई आवेश दे सकते हैं। तो जितना अंदर है उतना वैसा का वैसा पड़ा रहा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। कौन सा नियम है, आवेशों के संरक्षण का नियम, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं अपन कि देखो, अगर संरक्षण है तो ऊर्जा संरक्षण, देखो ऊर्जा संरक्षण को कैसे बोलते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु, सॉरी, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यही पढ़ते हैं। सेम ऐसा ही आवेशों के साथ में है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। अपन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तो पढ़ते हैं ना, रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है ये। चलिए, तो यही क्या है, आवेशों के संरक्षण का नियम है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल पहले लिख दे रहा हूँ। जैसे कार्बन है, कार्बन की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो आप सभी को पता है क्या बनता है, जिससे पूरा विश्व परेशान है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप सभी को पता है 6ठे नंबर पे आता है। अरे आवर्त सारणी में कौन से नंबर पे आता है, 6ठे नंबर, परमाणु क्रमांक 6 है। तो हमने बोला इसके पास में है 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है ना, 8वें नंबर पे आता है। तो इसके पास में 8 है और ये 2 है, तो ये 8 × 2 इलेक्ट्रॉन।
और जब आप देखोगे इस तरफ तो इसके तो कितने 6 और इसके कितने 8 दूनी 16, उतने ही आएगा क्या जितना पहला था 22 इलेक्ट्रॉन। अरे यही है ना, 16 इलेक्ट्रॉन इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसके, काम खत्म। ऑक्सीजन सॉरी वाटर वाला ले लो, क्या होता है H2 प्लस O2 है ना, इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप H2O। मैं अभिक्रिया को संतुलित करता हूं तो यहां पे लगाता हूं 2 और यहां पर भी लगाता हूं 2, यह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। चलिए यहां पर समझिए क्या रामायण चल रही है। यहां पर हम बोल रहे हैं, समझना इस चीज को, यहां पर हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन के पास में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4। तो हमने बोला 4 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के, ठीक है, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, और कितने हैं ऑक्सीजन 2 हैं, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के है ना, इस वाले O2 के हैं। अब इस तरफ चलो 2 तो इधर ऐसा ले लो अलग से, हाइड्रोजन कितने 2 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 2, प्लस ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये कितने हुए 10 को 2 से गुणा करो 20 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यहां पर भी देखो 20 ही आ रहा है, करके देख लो। ठीक है, ये क्या है, आवेशों के संरक्षण का नियम है भाई। और ये नियम दिया किसने था, एक महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, नाम नहीं भूलना है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे मात्र एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, काम खत्म। वैसे ये कौन से नंबर का था, 4th नंबर का था, है ना। ये क्या है, आवेशों के संरक्षण का नियम है। यह नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था, है ना, फ्रैंकलिन ने दिया है तथा इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर एक प्रक्रिया है जो कि सीबीएसई की बुक में नहीं है, इसे शून्यीकरण बोलते हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए, ये आवेशों के संरक्षण में ही आती है, सीबीएसई में नहीं है। इंग्लिश में इसे एनहिलेशन बोलते हैं, शून्यीकरण। क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने प्रतिकण पॉजिट्रॉन के साथ में
क्या करता है, टक्कर करता है, तो फिर वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस का ई आवेश, पॉजिट्रॉन के पास में प्लस का ई आवेश, तो माइनस का ई प्लस का ई, कुल आवेश कितना, 0। तो यहां पर जो उत्पाद बनता है ना बच्चों, उत्पाद में बच्चों गामा किरण बाहर निकलती है। कौन सी, गामा किरण, अरे एक मिनट, गामा किरण बाहर निकलती है, गामा, ठीक है, गामा किरण। और इस गामा किरण के लिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इसकी यहां पे ऊर्जा लिख देता है। ये क्या है, गामा है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों, और रेडियो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। गामा किरणें बाहर निकलती हैं, और ये जो गामा किरणें हैं इसकी कुल ऊर्जा होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ज्यादा है ये ऊर्जा, ठीक है। तो बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब अपने प्रतिकण पॉजिट्रॉन के साथ में टकराता है तो विनाश के फलस्वरूप, विनाश ही करते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो विनाश के फलस्वरूप क्या, गामा किरणें निकलती हैं। और गामा किरणों के पास में सिर्फ ऊर्जा है, आवेश नहीं होता बच्चों। इसके पास में कितना आवेश है, शून्य। कितना है, शून्य आवेश है। उतार लीजिए इसे जल्दी से उतारें इसे, और मैं एक बार वीडियो देखता हूं। चलो ठीक है, सही है काम अभी तक। ऑफलाइन में ये काम थोड़ा ठीक रहता है कि आप बोर्ड को एडजस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन में एडजस्ट करने में आधा टाइम चला गया आज तो। क्लियर है बच्चों, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, हाँ, आवेशों का संरक्षण का नियम कंप्लीट, डन डना डन डन। चलो हटाता हूं मैं अब इसे। अब इसके बाद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण या फिर क्वांटमीकरण। पांचवा, आवेशों का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण भी आप लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, या चार्ज लिख लो। ये क्या चीज है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको किसी को दान भी देना हो, जैसे कुछ दान दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, आप दान में दे रहे हैं, तो आप मिनिमम से मिनिमम कितना दान दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, सॉरी उससे कम नहीं दे सकते। मिनिमम से मिनिमम कितना, 1 रुपया। आज के टाइम पे तो कॉइन सबसे छोटे से छोटा 1 रुपया है, पहले तो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे भी चलते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो फिजिकली दान दे सकते हैं वो मिनिमम से मिनिमम 1 रुपया है, ठीक है। उससे ज़्यादा देना होगा तो आप 1.5 रुपये दे सकते हैं क्या, 1.5 दे सकते हैं क्या, नहीं, आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। फिर आप 3 रुपये दान में दे सकते हो, 4 रुपये दे सकते हो, 10 रुपये दे सकते हो, 2.5 नहीं दे सकते, 3.5 नहीं दे सकते क्योंकि 50 पैसे का सिक्का ही नहीं है। या फिर 3.25 रुपये है ना, 3.25 जिसे हम बोलते हैं, उतना भी दान नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ना तो 25 पैसे का सिक्का है ना ही 50 पैसे का सिक्का है। क्लियर है ये बात, तो हमारे पास में उतना कॉइन ही नहीं है, तो हम बोलते हैं कि हम दान देंगे तो 1 रुपये के मल्टीपल में देंगे। अगर मेरे को 100 रुपये देने हैं तो 100 रुपये का नोट आता है, और वो 100 रुपये का नोट वास्तविकता में किसके बराबर है, 1 रुपये के 100 सिक्कों के बराबर है। ऐसा ही है, 1 रुपये के 100 सिक्कों के बराबर ही तो हुआ। तो हम बोलते हैं कि ये जो रुपये है ना, रुपये जो धन है, धन वास्तविकता में धन कैसा देखा गया है, फिजिकल धन की बात कर रहा हूं, बैंक अकाउंट वाले धन की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल जिसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है ना। वो धन जो है वो कैसा है, क्वांटीकृत है। वो धन कैसा है,
क्वांटीकृत है। बैंक में तो पॉइंटों में भी खाते में पैसे पड़े हुए होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आपके जेब में पैसा है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपके जेब में जितने रुपए हैं वो क्या है, क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब 1 रुपए के मल्टीपल में होंगे। 1 रुपये होगा, 100 रुपये होंगे, 2000 रुपये होंगे, 10,000 रुपये होंगे, लाख रुपये होंगे, जितने भी हैं आपके पास में, है ना। ठीक है, आपके पास में तो क्या, आपके पिताजी के पास में होंगे अब तो ये। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, क्वांटीकृत है भैया। 1 रुपए से कम नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, 1 रुपए के मल्टीपल में ही होंगे सारे के सारे। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 रुपए के मल्टीपल में नहीं हो। तो ऐसी राशि जो एक निश्चित पद के रूप में हो और हमेशा उसके मल्टीपल में ही चलती रहे, उसे हम बोलते हैं क्वांटीकृत। हाँ भाई बच्चों, तो आपने वो आवाज़ सुनी होगी, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने, तो फिर कचरा देने जाना पड़ा। ऑल राइट, तो काम करते हैं आवेशों के क्वांटमीकरण पर। मैंने आपको एक अच्छा सा उदाहरण दिया था विटामिन एम का, पैसों का, और मेरे हिसाब से वो उदाहरण सभी समझते हैं, तो समझ में आ गया होगा क्वांटीकरण होता क्या है। सेम यही पैटर्न बच्चों आवेश के साथ में भी है। समझिए, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जो है ट्रांसफ़र होता है, चार्ज जब ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो आप कैसे करते हैं। तो लेट सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कांच की छड़। ये क्या है, कांच की छड़ है, ठीक है, और ये रेशम का कपड़ा है, रेशम है, ठीक है, रेशम का कपड़ा है। तो आप सभी को पता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और रेशम के कपड़े में जाता है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब ये कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन कैसे देगी, तो ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगी, 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर दे सकती है 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर दे सकती है 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर दे सकती है 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर दे सकती है 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कभी नहीं दे सकती 1.5 इलेक्ट्रॉन, कभी नहीं दे सकती, ठीक है। कभी ये ऐसा नहीं कर सकती रगड़ने के बाद में कि इसको 2.1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे दे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि आवेश का जो मुक्त रूप में, मुक्त रूप की बात कर रहा हूं, वैसे तो आवेश इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो सकता है, लेकिन मुक्त रूप में अगर आवेश देखा जाए तो ये आवेश का क्वांटा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटा बोलते हैं, है ना। आवेश का क्वांटा क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये न्यूनतम आवेश है बच्चों, न्यूनतम मुक्त आवेश आप कह सकते हैं कि इसे हम न्यूनतम या स्वतंत्र आवेश के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। यही आवेश का न्यूनतम मान है जिसका ट्रांसफर पॉसिबल है। इससे कम आवेश का ट्रांसफर या फिर स्थानांतरण पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे तो 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 10 देगा, 20 देगा, 100 देगा, 1000 भी दे देगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बोल दे कि भाई 5.25 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 5.2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, पॉसिबल नहीं है भाई इसके लिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूनतम है, इससे कम हो नहीं सकता, और आवेश इसके पूर्ण गुणज में ही होगा, है ना। किसी वस्तु के पास में अगर मुक्त आवेश भी है तो वो भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आवेश सतत नहीं होता, किसी के पास में भी आवेश सतत नहीं होता। कैसा होता है, विविक्त बंडलों के रूप में होता है। कैसा होता है बच्चों, विविक्त बंडलों के रूप में होता है। और आवेश का वो जो न्यूनतम मान है जिसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ट्रांसफर किया जा सकता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसे आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटा। क्या कहते हैं बच्चों, आवेश का क्वांटा, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए, यहाँ पर मैं परिभाषा को थोड़ा सा लहजे वाइज फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूँगा। तो आप समझिए कि सबसे पहले हम क्वांटीकरण को परिभाषित करेंगे कि वास्तविकता में क्वांटीकरण है क्या, और फिर आवेश के क्वांटमीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है। ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलूँ तो फिर डायरेक्ट काम कर सकते हैं। डायरेक्ट काम करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही आ जाते हैं, वस्तु को छोड़ दो, समझ में तो आ ही गया, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट वस्तु के मुक्त आवेश के ऊपर ही आते हैं। तो हम लिखते हैं, इसके अनुसार या इस तथ्य के अनुसार, इसके अनुसार किसी पिंड पर
उपस्थित कुल मुक्त आवेश, कुल मुक्त आवेश सदैव आवेश के एक न्यूनतम मान, और आवेश का न्यूनतम मान क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। हाँ भाई, इसके अनुसार किसी पिंड पर उपस्थित कुल मुक्त आवेश सदैव आवेश के एक न्यूनतम मान, और ब्रैकेट में ये जरूर लिखिएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं किसी वस्तु के पास में आवेश लिखूं Q, ठीक, तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का आवेश E और उसका पूर्ण गुणज मतलब Ne। अब वस्तु क्या कर सकती है? इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकती है और ग्रहण भी कर सकती है। मतलब वस्तु के पास में धनात्मक आवेश भी हो सकता है और ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है। तो फिर Q बराबर हम क्या लिखेंगे वास्तविकता में? प्लस माइनस का Ne। ये जरूर लिख करके आना है, जहां n क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक तो समझते हो ना बच्चों? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 हमेशा पूर्ण संख्या ही होंगी। 1.1, 1.2 पॉसिबल नहीं है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब आपको कोई पूछे ना कि आवेश का न्यूनतम मान क्या है, तो आंसर लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, ठीक है। आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये कितना होता है? 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आप चाहें तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे याद रख सकते हैं तो याद रखें, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, डन हुआ, क्लियर। चलिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही आवेश का क्वांटा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही आवेश का क्वांटा या फिर क्वांटम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये चीज भूलने लायक नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश वास्तविकता में क्या है? आवेश का क्वांटा है, ठीक है। और जो कि न्यूनतम मान है ना, ये बात ध्यान में रखिए। क्वांटा का मतलब भी न्यूनतम हो सकता है। फिर एक और चीज लिख देते हैं, क्या भाई? क्वांटमीकरण से और हम क्या लिख सकते हैं वो समझ लेते हैं। इस तथ्य को और कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे भी आप परिभाषित कर सकते हो। आवेश के क्वांटीकरण से तात्पर्य है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक आवेश का स्थानांतरण सदैव आवेश का स्थानांतरण सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। फिर एक और चीज बच्चों, इस क्वांटीकरण की जो प्रॉपर्टी आवेश की, इसके खोजकर्ता कौन है? आंसर है मिलिकन,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मिलिकन ने आवेश के क्वांटमीकरण को सबसे पहले बताया था। हालांकि मिलिकन वो वैज्ञानिक नहीं थे, इससे पहले फैराडे ने विद्युत अपघट्य के अंदर इस चीज को पहले ही माप लिया था कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो न्यूनतम आवेश है और फिर स्थानांतरण जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में होता है। किसने किया था? ये फैराडे ने किया था। लेकिन जगत में किसने गा दिया? किसने? मिलिकन ने गा दिया। तो पूरे जगत में गाने वाला उसी की वाहवाही होगी। वैसे भी ऐसा नहीं है, मिलिकन ने भी अपना एक प्रयोग किया, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग है, उसके द्वारा उन्होंने भी सिद्ध किया था। ऐसा नहीं है कि अपने आप बोल दिया, उन्होंने भी प्रयोग किया, उन्होंने भी सिद्ध किया, लेकिन उन्होंने पूरे जग में सबसे पहले बता दिया, फैराडे से भी पहले। फैराडे ने प्रयोगों में देख लिया था, फैराडे को पता भी चल गया था, लेकिन वो बोला कि मैं कर लूंगा भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मिलिकन ने प्रयोग भी किया, हाथों हाथ ये ले सबको बता दिया, जनरलाइज कर दिया उसको, ठीक है। इसी कारण मिलिकन को क्या मिला था? क्या? नोबेल प्राइज। तो मैं लिख देता हूँ, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा ही आवेश के क्वांटीकरण को सत्यापित किया गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कौन सा प्रयोग था वो? मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। ध्यान में रखिए, किसने किया था? मिलिकन ने किया था। ध्यान में रखोगे, उतारो इस चीज को, फिर आगे काम करते हैं। जल्दी से उतारिए इस चीज को। थोड़ी समझने लायक बात ये भी है बच्चों कि आवेश का क्वांटमीकरण जो है या क्वांटीकरण जो है वो कह सकते हैं आप कि जब किसी वस्तु के पास में कम आवेश होता है ना, वहाँ तक ही सीमित है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटमीकरण को नहीं देखा जा सकता। ये बात ध्यान रखना। वहाँ आवेश जो है वो सतत माना जाता है, जबकि आवेश का क्वांटीकरण क्या बोलता है? आवेश विविक्त बंडलों के रूप में उपस्थित होता है। विविक्त बंडल ही तो हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक। जबकि ये किसके लिए है? ये छोटे भागों के लिए है। छोटे भाग मतलब जब किसी पिंड के पास में 100 इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश हो, 200 इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश हो, 10 इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश हो, वहाँ तक ठीक है ये काम, है ना। या 1000 इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश हो, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब अरबों खरबों शंखों की बात हो जाए, है ना, खरब में किसी के पास में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तब क्या करोगे भैया? तब कहाँ से गणना करने फिरोगे? कैसे गिनते रहोगे? 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश है, गिन पाओगे क्या उसके पास में? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जब किसी पिंड के पास में खरबों में आवेश हो ना, खरबों के इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर बहुत मुश्किल है पता लगाना, फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि स्थूल पैमाना, स्थूल मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अगर आवेश देखा जाता है तो फिर वो सतत माना जाता है। छोटे पैमाने में ठीक है, ये 100-200 इलेक्ट्रॉन ठीक है ना। उतार लिया? क्लियर? मेरी बात को समझे क्या बच्चों? जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में आता भी है इवन। इसे मिटा देता हूं, है ना। वैसे आवेश का क्वांटमीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। और वो पूछेगा, और जब भी क्वांटमीकरण आए तो ये यहां से लेकर यहां तक उतार दीजिएगा, जरूर उतारिएगा। Q बराबर प्लस माइनस का Ne तो भूलना ही नहीं है। हाँ, ये हो चुका, डन। चलिए, अब आवेश के क्वांटमीकरण के ऊपर हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, वो आज हम डील भी करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। ये 6 नंबर का पॉइंट मान लीजिए, लेकिन इसे गुण में नहीं देखा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। आपने पता है ना, वो निश्चरता वाला गुण पढ़ा था, आवेशों की निश्चरता। स्थिर अवस्था का आवेश बराबर होता है गतिमान अवस्था के आवेश के। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर 3-4 चैप्टर के बाद में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक है, ये पढ़ेंगे हम, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे उसके बाद में। वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो भी आवेश से ही उत्पन्न होते हैं बच्चों। पूरी फर्स्ट फिजिक्स आवेश के इर्द गिर्द ही घूम रही है, ठीक है। तो हमने बोला समझना इस चीज को कि यदि आवेश जो है वो कैसा है? स्थिर है। आवेश कैसा है? स्थिर है। तो वह कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? मात्र विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? आवेश जब स्थिर होता है तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र की ही बात की जाएगी। कब? जब आवेश क्या हो? स्थिर हो। लेकिन यदि यही आवेश जो है वह गतिमान हो, और गतिमान भी कैसा? उसका वेग नियत होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत। उसका वेग कैसा होना चाहिए? नियत। अगर वेग नियत है तो इसका मतलब त्वरण बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर कोई आवेश नियत वेग से गतिमान है तो वह 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन से? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कब? जब वो गति कर रहा होता है, ये बात ध्यान में रखना। जब वो गति करता है तो 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, थर्ड और फाइनल वन, आवेश गतिमान है, जो कि पहले भी गतिमान था, इसे जस्ट ऊपर भी हमने गतिमान ही पढ़ा है, लेकिन उसका वेग नियत नहीं है। मतलब परिवर्ती वेग से गति कर रहा है, या फिर आवेश त्वरित वेग से गति कर रहा है। इसे हम कौन सा बोलेंगे? त्वरित वेग से गति कर रहा हो, परिवर्ती वेग से गति कर रहा हो। उस केस में क्या होगा? तो आंसर है गतिमान तो है। अगर गतिमान है तो ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे। कौन कौन से? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। इसी के साथ में जो नई चीज यहां बन जाती है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करता है ये, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, 3 चीजें हो जाएंगी। 2 तो क्षेत्र ही हैं, 2 तो क्षेत्र ही हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसके अलावा वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। चलो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। 11th की केमिस्ट्री से उठाइएगा इसे। 11th की केमिस्ट्री में जब आपने परमाणु पढ़ा और बोर मॉडल पढ़ा, वापस से सुनो, परमाणु और परमाणु में किसके मॉडल की बात कर रहे हैं? बोर मॉडल की बात कर रहे हैं। बोर मॉडल में जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाते हैं, किसके स्पेक्ट्रम को? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाते हैं। ऐसे बहुत सारी लाइनें बनाई होंगी तुमने, है ना, ऐसी बहुत सारी लाइनों के बीच का गैप जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं घटता जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को आता हुआ दर्शा रहा है। उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जितनी भी हैं इन सभी की आपने तरंग दैर्घ्य निकाली होगी, और इस श्रेणी को बोला होगा लाइमन। कौन सी श्रेणी बोला होगा? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ऐसी श्रेणियां पढ़ी हैं आपने। कहाँ? केमिस्ट्री में, ठीक है। 12th में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना तब आएगा। लेकिन ये समझिए कि वहां पर बोर मॉडल के अंदर भी हम बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गति करता है तो वह क्या करता है? तरंग विकिरित करता है। करता है नहीं करता? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करता है? विकिरित करता है। करता है ना। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला निकालता, उन तरंगों की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिख रहे थे आप, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर लिखा है आपने। ये तरंग दैर्घ्य क्यों निकाली भाई? इलेक्ट्रॉन तो जंप कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य नहीं, इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण, और वो भी परिवर्ती वेग से गति करने के कारण उसने क्या किया बच्चों? क्या किया? उसने विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करी। कभी वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्य भाग में थी, कभी अवरक्त भाग में थी, कभी पराबैंगनी भाग में थी, लेकिन वो कर तो रहा था उत्पन्न,
कर रहा था ना। तो ध्यान में रखिएगा कि जब आवेश गति करता है तो दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर आवेश गति कर रहा है और परिवर्ती वेग से गति कर रहा है तो दोनों क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, उसके साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करेगा। ठीक है, और ये आप पढ़ोगे भी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है। आंसर है आवेशों की त्वरित अथवा दोलनीय गति। वापस से सुन लो, ये सवाल बता रहा हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है या कैसे उत्पन्न की जाती हैं। तो क्या बताओगे आप? आवेशों की त्वरित गति अथवा दोलनीय गति। नाम सुन लीजिए, आवेशों की त्वरित गति जो मैंने आपको समझाया, अथवा दोलनीय गति। ठीक है, ये बात दिमाग में रह जाएगी, लिख लीजिएगा चाहे। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इवन आईआईटी के अंदर भी आ चुका है, नीट के अंदर भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो नॉर्मल आपकी बोर्ड में भी इनसे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं क्लियर हूं जो मैंने आपको बताया, और इस चीज को उतारो एक बार के लिए, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। इस चीज को जल्दी से उतारिए, उसके बाद में न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। मैं वीडियो चेक कर लूं बच्चों? ओके, ठीक है। अभी डन और नॉट? सुबह वाला वीडियो क्लास शायद ठीक लगा होगा आपको। चलो काम करते हैं क्या भाई, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इस पॉइंट पे जितने न्यूमेरिकल आज कर पाए उतने करने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ न्यूमेरिकल आपको कहाँ मिलेंगे? जो पोस्ट है ना बच्चों, कम्युनिटी टैब जरूर देखना। कम्युनिटी टैब में मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, वो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो आपके बुक के उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए, नॉलेज पर्पस से भी है ये। इवन मेरे हिसाब से 10th का ही क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए, ये एक सवाल है, सामान्य सवाल है, सभी को पता है। कैसे करेंगे भाई? सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, कैसे देंगे भाई? तो हम बोलेंगे सिंपल सा सवाल था, Q इज इक्वल्स टू Ne बेस्ड क्वेश्चन है, जहां Q का मान, क्वेश्चन में हमें Q का मान दिया हुआ है, एक कूलाम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यही है। चलिए Q का मान हमने रखा 1, n ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 में इसे ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर लेकर क्या हो, तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, इसको उठा करके ऊपर पटको, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात 19 बटे 1.6, और इसका पॉइंट हटाऊं तो इसको 10 से गुणा कर दूं तो ये नीचे 16 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, इसे मैं 100 लिख रहा हूं और यहाँ पर 10 की घात 18 लगा दूं क्या, बटे क्या बच्चों 16। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं होनी चाहिए, चांस से नहीं है कि कोई दिक्कत हो, है ना। चलो अब भाग लगाओ, 16 का पहाड़ा याद होगा आपको, मेरे को तो याद नहीं है, आपको तो याद ही होगा। चलो 16 छिगाणी 96 होता है ना, 16 छिगाणी 96, मतलब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो 96 आता है मेरे हिसाब से, मेरी मैथमेटिक्स तो यही बोलती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 6 आया, कितना बचा 100 में से 96 हटाओ, कितने बचे 4 बचे। चलो 4 में तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो क्या करो पॉइंट लगा दिया हमने, मेरे को याद था मैंने फिर लगा दिया, लो ठीक है। अब क्या हुआ 0 लगाया तो 40 हो गया, 16 कम 16, 16 दूना 32। डन डन। चलिए आगे चलो, आगे कितना बच रहा है 32, तो मतलब 8 बच गए, 40 में से 32 घटाओ 8 बचे, फिर 8 में भी नहीं जाएगा तो 0 लगाओ, 80 हो गया, 16 पंजो 80, ये हो गया 10 की घात 18। बताओ भाई सही हूँ नहीं हूँ?
इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.625 इंटू 10⁻19। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? इसका पॉइंट इधर शिफ्ट करो, इधर पावर बढ़ा दो, ठीक है। इधर शिफ्ट करोगे तो इधर पावर घटा देना, प्लस की पावर घटा देना, ये दोनों ही सही हैं। और पीएमटी का सवाल ही, ये पीएमटी का सवाल है, वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ये ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। आपने देखा पॉइंट ही तो शिफ्ट किया है और कुछ नहीं किया अगले ने। हम न्यूमेरिकल में लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उतारो इस चीज़ को, अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से उतारिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। और मैं इतनी देर क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्या है आपकी बुक में। हाँ भाई, आपकी बुक का उदाहरण है 1.2 वाला। आपकी बुक का उदाहरण है 1.2। 1.1 तो अपन कर चुके हैं बच्चों, प्रेरण वाला था कि बिना स्पर्श कराए क्या किसी वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है। आंसर है किया जा सकता है। कौन सी विधि है? प्रेरण है वो। ये उतार लिया होगा ना। चलो मैं सवाल लिख देता हूँ, इतनी देर में बच्चे उतार लेंगे ना। मैं ये सवाल लिख ही देता हूँ, उतनी देर में आप उतार लोगे। सवाल क्या है वो देखो। ओ यदि किसी पिंड से हाँ भाई, सवाल पता चल गया होगा आपको। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा। हालांकि 10वीं लेवल का या 5वीं लेवल का सवाल है। अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स की बात करूं, ये बच्चे भी कर सकते हैं, ये वाला काम बच्चे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो समझने का तरीका है, बच्चे इस लाइन को पढ़ते ना तो मैं कहता हूँ 5वीं 6वीं वाला भी बच्चा कर सकता है ये सवाल को। बस आगे नहीं सोल्व करेगा जितना आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट आंसर तो वो लेकर के ही आएगा। कैसे, उसने क्या समझा वो समझिए। लाइन पहले ही बोल रही है 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो हमने क्या लिखना है, 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10⁻9 है। चलिए पूछ क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ। एक कूलम आवेश को, ये तो दिया हुआ है, स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। और यहाँ पे तो मैं पहले ही समय को लिख चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। मेरे को समय निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं निकालनी, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो अब समझिए ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास में कुछ ना कुछ आवेश तो होगा, ठीक है। अतः इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अतः स्थानांतरित आवेश, तो स्थानांतरित आवेश कितना होगा, स्थानांतरित आवेश देखिए कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश क्या होगा, Q = N ही लिखते हो, नहीं लिखते हो बच्चों, तो Q = N कितने हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻−19। बताओ मैं गलत हूँ क्या, सही हूँ ना।
चलिए, तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलाम आवेश स्थानांतरित हुआ। ये तो आवेश हुआ, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है? समय। उल्टा कर दो, अब इस लाइन को उल्टा करो। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना देवताओं? 1 सेकंड, ठीक है। अब आपको छठी क्लास याद आ जाएगी, सिक्स्थ जो क्लास है वो याद आएगी। आपने ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे तब। अरे किए नहीं किए? अभी देखो याद आएगा। तो क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना? 1 सेकंड, ठीक है। अब हमें कितना आवेश स्थानांतरित करना है? 1 कूलाम आवेश। कितना? 1 कूलाम। इतने को 1 सेकंड में कर दिया, अतः 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना होगा भाई? 1 में किसका भाग लगा दोगे? इसका भाग लगाते थे, नहीं लगाते थे? अरे वापस से समझाऊंगे इस चीज को। ये कुछ ऐसा है, 10 एप्पल सेब का मूल्य, 10 सेब का मूल्य 100 रुपए है। तो 1 सेब का मूल्य कितना होगा? 100 में किसका भाग लगा दिया? 10 का। यही तो कर रहे थे। तो मैं बोल रहा हूं इतने आवेश का मूल्य इतने रुपए है, तो 1 आवेश का मूल्य कितना होगा? इतना ही तो होगा देवताओं, भाग ही तो लगाना था। यही तो है, ठीक है। तो अपन ने और कोई रामायण नहीं की है, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स को फॉलो किया है, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स को फॉलो किया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, लगा समय इतना सेकंड आएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करो। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या कर दूं? 10 कर दूं क्या? प्लस का 10, ठीक है, काम कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसको और क्या लिख दूं? इसको लिख देते हैं 10 16, और इसका ये कटाओ तो ये लो 10 की घात 9। ये कितना हो गया? 6.25। इसको तो पहले भी सोल्व किया था। 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड। लो, इतना समय लगेगा। 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड। और इसको वर्ष में चेंज कर सकते हो। कैसे वर्ष में चेंज कर सकते हैं? 6.25 गुणा 10 की घात 9 भाग, ये सेकंड है ना, सेकंड ही है। सेकंड को किसके अंदर कन्वर्ट करें? मिनट में। मिनट को किसके अंदर कन्वर्ट करें? आर में। आर को किसके अंदर कन्वर्ट करें? डेज में। और डेज फिर फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? 365 से डिवाइड देते ही काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? करोगे नहीं करोगे? बताओ। कर लोगे नहीं करोगे? चलो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये सेकंड है ना, सेकंड को किस में कन्वर्ट किया? मिनट में। तो किसका डिवाइड लगाया? 60 का, मिनट में आ गया। मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? घंटों में। किसका भाग लगाया? 60 का। कुल मिलाकर के 3600 का भाग लगा देते ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाता? वो घंटों में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो 3600 का ही भाग लगा दो, ये आपको बहुत पहले से पता होगा। ठीक है, फिर आवर्स आ गए। आवर्स के बाद में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो मैंने इसको दिन में कन्वर्ट किया, तो इसको किससे गुणा किया? 24 से। दिन आ गया। अब साल में कन्वर्ट करना है। साल में कन्वर्ट करना, एक साल में सामान्यतः कितने दिन? 365 दिन। तो ये दिन में भी हो गया, और अब साल में कन्वर्ट करेंगे तो 365 का और भाग लगाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? 3600 से भाग लगाते ही तो ये घंटों में कन्वर्ट हो गया, 24 से भाग लगाते ही ये दिन में कन्वर्ट हो गया, और 365 से भाग लगाते ही ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी ऑल एंड ऑलमोस्ट 198, लगभग 200 साल। ठीक है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, लगभग 200 साल के अंदर एक गुलाम आवेश जो है वो स्थानांतरित होगा। सोचो कितने साल लग गए? 200 साल। अरे भगवान, ऐसा थोड़ी होता है।
ठीक है, चलो तो ये ध्यान में रखिए, ये बताने का, इस सवाल का प्रयोजन समझिए। इस सवाल का प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि एक कूलाम आवेश कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है आवेश का। ठीक है, इस सवाल को बताने का सिर्फ और सिर्फ यही तात्पर्य था, और कोई तात्पर्य नहीं है। वो आपका कॉमन सेंस नहीं चेक करना चाहते कि ये कर पाएगा, वो सिर्फ बताना चाहते थे कि एक कूलाम आवेश वास्तविकता में बहुत बड़ा है, इसलिए किसी वस्तु के ऊपर उपस्थित मुक्त आवेश जो वो नैनो कूलाम में होता है, पीको कूलाम में होता है। ठीक है, ये बताने का प्रयोजन है इस सवाल का। चलिए उतारो इस चीज को, उतारो। कर लिया बच्चों? आगे चले क्या? आगे वाला सवाल देखो। आगे सवाल है, एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं? तो जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, ये बात ध्यान रखिए। उदासीन होता है कोई भी पदार्थ सामान्यतः, तो कोई भी एक तरीके का निकाल लो। पंखे को बंद करके क्लास लेना, और वो भी गर्मी के दिनों में, क्वाइट टफ। यहाँ पे आवोगाद्रो संख्या का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको आवोगाद्रो संख्या का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आपके लिए ही बेहतर होगा। देखिए, हैश लगा करके या स्टार लगा करके लिख लीजिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे लेट सपोज करो कि कोई पदार्थ है, जैसे नाइट्रोजन मान लो, है ना, N2 लिखते हैं अपन, है ना, N2 लिखते हैं। तो जब आप N2 को समझते हैं और कोई पूछे कि 1 ग्राम N2 में कितने नाइट्रोजन हैं, 1 ग्राम N2 में कितने नाइट्रोजन है, ये कोई पूछ ले, या 1 किलोग्राम में कितने नाइट्रोजन है, कैसे पता लगाओगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। N2 की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर जाओ, 7वें नंबर पे आता है मेरे हिसाब से। आप ऐसा लिखते हो 7 और ये 14, ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसा समझ रहा हूं कि अगर एक नाइट्रोजन के लिए अणुभार 14 है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का अणु है यहां पर, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, ये बात समझ में आई? अणुभार कैसे देखा आपने? अब काम करो, कैसे भाई? इसको हमने बोला इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 28 ग्राम नाइट्रोजन के अणु में, या 28 ग्राम नाइट्रोजन में या N2 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या किसके बराबर? आवोगाद्रो संख्या के बराबर, 10 की घात 23। मेरे हिसाब से ये आपको पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ी आपने। ठीक है, उस चीज को, अणुभार को डाल दो, किसमें कन्वर्ट कर दो? ग्राम के अंदर, और उतने ग्राम में नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? इतनी है। तो फिर 1 ग्राम में कितनी होगी? किसका भाग लगाओगे? किसका भाग लगाओगे देवताओं? 28 का। 1 ग्राम में आ गई, 1 ग्राम में आ गई तो 1 किलो में भी निकाल सकते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। काम हो गया। चलो, तो ये ऐसा है। इसको दूसरे प्रक्षेप में देख लो, ऑक्सीजन में देख लो, सिर्फ ऑक्सीजन का देखते हैं, है ना। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, 8 और 16 लिखते हैं। ऑक्सीजन का अणुभार कितना है? 16 है। तो मैं इसको सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन अणु की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये क्या है? परमाणु। तो मैंने लिखा 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या, 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 1 ग्राम में कितनी होगी देवताओं? 6.023 गुणा 10 की घात 23 भाग 16। बात समझ में आई क्या? ये बात समझ रहे हो मेरी?
ठीक, आपको क्या देखना है, आपको पता होना चाहिए कि अणुभार क्या है। अणुभार ज्ञात होते ही आप आसानी से निकाल सकते हो। अब ये मेरे को क्यों जरूरत पड़ रही है समझिएगा। लेट सपोज करो वो जल की बात कर रहा है, मैं ऑक्सीजन का उदाहरण लेता हूं कि ऑक्सीजन के 200 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के 200 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या ऑक्सीजन के 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा सवाल मान लीजिएगा कि ऑक्सीजन के 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 ग्राम में पहले तो अपने निकाला कि इतने ऑक्सीजन है, 1 ग्राम में कितने ऑक्सीजन है, इतने ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। क्लियर है ये बात। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही तो धन या फिर ऋणावेश होता है। तो हमने बोला समझना इस चीज को कि एक ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ऋणावेश कितना, 8। संख्या बोल रहा हूं, स्मॉल एन निकाल रहे हैं अपन। अतः कितने ऑक्सीजन है आपके पास में, 6.023 गुणा 10 की घात 23 भाग 16। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करोगे भाई, एक में इतने हैं तो फिर इतने में क्या होंगे, गुणा करते हैं क्या, ऐसा ही करते हो ना, 6.023 गुणा 10 की घात 23 भाग 16। ठीक है, काम हो गया, काट दीजिएगा 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई तो आवेश भी निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। क्यों, ये स्मॉल एन आ गया और आवेश क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है, एन ही तो होता है। एन का मान ये रहा, ए का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाना चाहिए, आसानी से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तरीका ये है, सबसे पहले आपको परमाणुओं की संख्या पता होनी चाहिए या अणुओं की संख्या पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाए फॉर्मूला लगा दीजिएगा Q इज इक्वल टू एन का। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल करते हैं। सवाल को मैं वापस से रीड आउट कर देता हूं। एक कप जल में कितने धन अथवा ऋण आवेश है, आवेश पूछा है, संख्या नहीं पूछा, आवेश पूछ रहा है, तो पूरा एंड तक करना पड़ेगा अपन को। एक कप जल में धन अथवा ऋण आवेश की गणना करें। देखो, जैसा मैंने सॉल्यूशन देखा इसका, मतलब जैसा किताब में दिया हुआ था, वहाँ एक कप के अंदर 250 ग्राम जल माना गया है। वैसे आपके पास में ऐसा कप है, वो बड़े वाले कप आते हैं ना, वो मान रहे हैं कि उसमें आप जल पीते हो, पानी जो है वो आप उसी में पीते हो, बड़े वाले कप में पीते हो। ठीक है, तो बड़े वाले कप में 250 ग्राम आ सकता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं। वो मग आता है ना, वो कॉफ़ी मग आता है, उसमें आ जाता है इतना। ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहा है, वो सामान्य इंसान नहीं है भाई, है ना। विदेशी लोग हैं, AC में रहते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तो फिर उनके लिए काम भी वैसे ही होगा। अपन तो इतने से प्याले में भी पी लें। चलो, तो काम करते हैं, मजाक की बात दूसरी है। तो सबसे पहले हमने समझा H2O को, ये रफ काम है, जल यही तो होता है। अणुभार कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन लिखा जाता है 1H1, ऑक्सीजन लिखा जाता है, ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था 8 और 16। तो आप देखिए, हाइड्रोजन का 1 है द्रव्यमान संख्या, कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो कितना देखा जाएगा, 2 ग्राम तो इसका देखा जाएगा और 16 ग्राम इसका देखा जाएगा। तो फिर इसका कितना हुआ बच्चों, 18 देखूं क्या मैं, 18 ग्राम से ही काम करेंगे। बात समझ में आ गई। इसका अणुभार कितना है, 18, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको इसका अणुभार पता चल गया ना कि 18 अणुभार है, तो आप काम कैसे करोगे वो देखिए, बहुत सिंपल हो गया अब तो। तो हमने क्या लिखना है वो समझिए, ये सिर्फ रफ काम था। तो अब हम काम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या भाई, 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की
संख्या कितनी भाई? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अरे इतनी ही तो होगी बच्चों, ठीक है, यही होगी। तो 1 ग्राम जल में कितनी? 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी हो गई? भाग लगा दो इसमें 18 का, तो ये हो जाएगा 6.023 गुणा 10 की घात 23 भाग 18। डन। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम में ही आए हैं, जबकि हम जल कितना मान रहे हैं? 250 ग्राम मान रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा माना 1 कप में 250 ग्राम, आप चाहें तो 200 ग्राम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 100 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये अजम्पशन आपके ऊपर है, ये अजम्पशन किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। गलत निकालने की संभावना ही नहीं है उसकी, ठीक है। तो 1 कप में 250 ग्राम जल आता है, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या? ये अजम्पशन आपका, भाई आपकी प्याली छोटी है तो आप 100 ग्राम ले लो भाई, कैलकुलेशन आपको इजी करनी है, 100 ग्राम ले लो, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे इजी की जा सकती है। तो आप अजम्पशन मान लो कि 1 कप में 100 ग्राम है या 200 ग्राम मान लो, ठीक है, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 कप में 250 ग्राम जल है, 1 कप में 250 ग्राम जल आता है, अतः 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी भाई? गुणा कर दो 250 को इस चीज से, है ना। चलो तो कितना होगा? 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा 250, और नीचे भाग किसका लग रहा था? 18 का, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हमारे पास में क्या आ गई? अणुओं की संख्या। ये अभी तक किसकी आई है? अणुओं की संख्या। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं आई है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, वापस से H2O देख रहा हूं। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने हाइड्रोजन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से। ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 हिस्से, टोटल कितने? एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने अणुओं में कितने होंगे? 10 से गुणा कर दो क्या? अणुओं की संख्या आ गई। तो समझिएगा अब इस चीज को। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा 250 भाग 18। यही तो है ना। अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अरे मेरी बात को समझ में आया? एक अणु में इतने हैं, तो इतने अणुओं में कितने होंगे? 10 से गुणा कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा 250 गुणा 10 भाग 18, ठीक है। ये किसकी संख्या आई? n का मान है। 6.023 वापस से लिख रहा हूं, गुणा 2500 और गुणा 10 की घात 23 बटे 18। अतः आवेश निकाल सकते हैं क्या? अतः धन अथवा ऋणावेश, है ना, उपस्थित ऋणावेश क्या होगा भाई? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का क्या? Ne। प्लस माइनस लगा दो क्योंकि वो धन और ऋण दोनों पूछ रहा है। n का मान देखो, इस बार इतना मान आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देखोगे। 10 की घात 23 पहले लिख देता हूँ, 2500 बाद में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 18 गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब जिसमें श्रद्धा है ना उसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। हाँ भाई, तो इसका मान आता है 1.34 इंटू 10⁻⁷ खुला। डन, ठीक है। और नहीं तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करो, मैं मना नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, ये बात
डन हो? ऑलराइट, तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा ही है। आज के लिए अभी इसको इतना ही कंप्लीट करते हैं, हालांकि मेरे पास में 2-3 सवाल और हैं जो कि बहुत अच्छे सवाल हैं, तो एक वीडियो और बनाते हैं न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जा कर के और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल करने से और कैलकुलेशन करने से कभी हिचकिचाना मत, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन आप शुरुआत में कर लोगे ना, आपका कैलकुलेशन पावर इतना बढ़ जाएगा कि बाद में तो उंगलियों पे काम करना चालू कर दोगे आप। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।